DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिकेय जायसवाल और मेरी 2021 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में रैंक 35 आई है। तो मेरा ये जो था ये पहला अटैम्प्ट था और मैंने ऑप्शनल मैथमेटिक्स के साथ ये एग्ज़ाम दिया था। आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है रिगार्डिंग द नोट्स विच वी मेक फॉर रिविजन ऑफ स्टैटिक सिलेबस, उसमें जो मेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी वो मैं आज यहाँ पे दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे शेयर करने वाला हूँ प्राइमरली। उसके अलावा करंट अफेयर्स रिलेटेड जो हमको अपने सोर्सेज रखने चाहिए और आंसर राइटिंग जो बिगिनर्स के लिए होती है उस पर भी मैं थोड़ा फोकस करूँगा, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं उनको स्ट्रैटेजी मिल पाए, एक डायरेक्शन मिल पाए कि किस तरह से तैयारी करना है। सबसे पहले हम जो नोट मेकिंग होती है फॉर स्टैटिक रिविजन, उसके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने अपनी जो तैयारी थी, मतलब सबसे पहले मैंने स्टैटिक की जो बुक्स रहती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उन सबको उठाया और उन सब की एक एक रीडिंग शुरू की। इस रीडिंग को मैंने शुरू किया 1 सितंबर 2020 को। और ये रीडिंग ऐसी नहीं थी कि इसमें कुछ बहुत डीप में जाके पढ़ना है या बहुत ऐसे पढ़ना है कि जो एक बार में समझ आ जाए। रीडिंग का मतलब सिर्फ इतना कि जितना उस किताब में लिखा है उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना है। उसमें बहुत डीप में जाके ये कोशिश नहीं करना है कि हमको सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं होता है। बार बार आके रिविजन्स करना जो है वही फ्रूटफुल होता है एट द एंड। तो मेरी जो पहली रीडिंग थी वो 1 सितंबर 2020 को शुरू हुई और उसके बाद ये जो फर्स्ट रीडिंग थी सारी स्टैटिक सिलेबस में जो जितनी भी बुक्स रहती हैं, वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमी की हो, पॉलिटी की हो, ये सारी मिला के जो है मैंने 31 दिसंबर 2020 तक ख़त्म कर ली थी। तो ये थी एक बस कर्सरी रीडिंग सारे स्टैटिक पोर्शंस की। उसके बाद बात आई रिविज़न की। तो रिवीजन में अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजी अलग अलग रहती है। कुछ लोग डायरेक्टली बुक में हाईलाइट कर लेते हैं या पेन से मार्क कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और उसी का रिवीजन करते हैं। कुछ और लोग A4 शीट्स में जो अपने नोट्स रहते हैं वो बनाते हैं किताबों से लेकर। लेकिन कभी कभार ये नोट्स जो रहते हैं वो अनवील्डी हो जाते हैं और फिर बाद में रिवीजन करने में दिक्कत देते हैं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी इस स्टैटिक पार्ट के रिविजन के लिए वो थोड़ी सी यूनिक थी, इन द सेंस दैट आई वेंट फॉर चार्ट्स फॉर स्टैटिक पार्ट का रिविजन। तो ये चार्ट्स जो थे वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए थे। तो सबसे पहले जो हमारी फुल साइज़ की ड्राइंग शीट आती है उसको अगर हम वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करें, मतलब ऐसे वो उसको खड़ा करके हम देखें, उसके बाद उसको एक बार फोल्ड करें और दूसरी बार फोल्ड करें, तो इससे उसमें 4 कॉलम्स बन जाएंगे, 4 क्रीजेस बन जाएंगी। अब इन क्रीजेस को कैसे यूज़ करना है कि कोई भी हमने बुक उठाई, सपोज़ NCERT उठाई 11th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की, तो उसमें हमको लैंडफॉर्म्स वाला जो चैप्टर आता है उसमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स रहते हैं। तो सपोज़ हम जो पैरा पढ़ रहे हैं वो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स वाला। तो उस ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में अगर आपको देखने को मिलता है ग्लेशियल टिल जो है, ग्लेशियल टिल वाला सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स आपको उठा उठा के इस चार्ट में लिखने हैं। आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, दिस इज ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियल लैंडफॉर्म में उसका सब पॉइंट नंबर 1 होगा, उस पर आप लिखेंगे कि ग्लेशियल टिल की बात हो रही है। उसके बाद आप सिर्फ उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसे कि अनअसॉर्टेड, कोर्स एंड फाइन डेब्री और इसके अलावा एंगुलर स्टोन्स। तो सिर्फ कीवर्ड्स जो हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड वो आप इस पॉइंट में अपेंड करते जाएंगे। यहाँ पे कोई भी और दूसरी ग्रामर जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इज, एम, द, आर, यू, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ कीवर्ड्स जो हैं वो इस चार्ट में आएंगे। तो और ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आज जो चार्ट्स बनाने जा रहे हैं कि जिससे हमारा रिवीजन का मटेरियल कंसाइज हो, उसकी जगह वो चार्ट्स ही इतने सारे बन जाएं कि जो डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाए। तो फिर हमको ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी हैंडराइटिंग में एक चार्ट में जितना मटीरियल हम डाल सकें जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन ज़्यादा चार्ट्स का नंबर भी ना बढ़ाए, उस हैंडराइटिंग को मेनटेन करते हुए हमको चार्ट्स में अपना मटीरियल उतारना है। तो अब ये चार्ट्स में मटेरियल उतारना है। इसके बाद जब हम सपोज़ एक सेक्शन कंप्लीट किया, एक बुक में एक पैरा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेक्शन पे गए, उसमें पैरा वाइज हमने पढ़ा, जो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं उनको पॉइंट वाइज हमने चार्ट में उतार लिया।
चार्ट में उतारने के बाद एक चैप्टर खत्म हुआ, 2 चैप्टर खत्म हुआ, ऐसे जितने भी चैप्टर्स के आपके कीवर्ड्स हैं वो आपने उतार के रख लिए। इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है। कभी कभार सपोज आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो कुछ एनसीईआरटीज़ जो हैं हो सकता है उतना स्पेस ना लें चार्ट पे, सिर्फ 2 कॉलम में हो जाए, किसी एनसीईआरटी का 1 में या 3 में, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ बड़ी बुक्स जो हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उनमें आपको 1 या 1.5 चार्ट्स भी लग सकता है। लेकिन कोशिश करें कि अगर 1 या 1 से कम चार्ट में ही आपका मटेरियल जो है पूरा आ जाए तो वो बेहतर रहेगा। तो उससे रिविजन जो हम कंसाइज वे में चाहते हैं वो हमको मिल पाएगा। तो ये थी मेरी चार्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी। और इसके अलावा मतलब यही स्ट्रैटेजी मैंने एक बुक नहीं, सारी स्टैटिक पार्ट की जो बुक्स हैं उन सब के लिए रिपीट की। और ऐसे ये समझ लीजिए कि करीब 10 चार्ट्स जो हैं वो मेरे, जब मैंने चार्ट बनाना शुरू किया जनवरी 1 2021 से लेके 20 फरवरी 2021 तक मेरे 10 चार्ट्स करीब बन गए थे। और इनमें सारी स्टैटिक पार्ट की बुक्स जो हैं एक्सेप्ट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो थी उसको मैंने अलग कर दिया था क्योंकि उसका हर वर्ड ही कीवर्ड है। तो फिर उसको छोड़ के बाकी जितनी भी बुक्स थी उनके लिए मैंने करीब 10 चार्ट में अपना पूरा मटेरियल गैदर कर लिया था। तो ये वाले जो चार्ट्स थे उनका एक एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको दे देता हूँ कि मैंने कैसे बनाए थे। सपोज ये एक ड्राइंग शीट है, तो इस ड्राइंग शीट को एक बार फोल्ड किया, ये हो गया, और इसको दूसरी बार फोल्ड किया, ये। तो अब जब इसको वापस खोलेंगे तो इसमें 4 कॉलम्स बन चुके होंगे। अब इन 4 कॉलम्स में इस प्रकार से सारा डेटा जो है उसको लिखा जाना है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा स्पेक्ट्रम का चार्ट था, तो यहाँ पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे उससे रिलेटेड वो मैं लिखता गया हूँ कि कब इंग्लिश आए, कब डच आए, कब फ्रेंच आए, कब पोर्चुगीज़ आए, वो सब मैंने लिखा। फिर कितने वॉर्स लड़े गए इंडिया और मतलब एंग्लो डच वॉर्स हो गए, फिर जितने भी उन्होंने वॉर्स लड़े हमारे नेबर्स के साथ वो सब मैंने यहाँ पर लिखा है। ये पूरे जो अपराइजिंग्स हुई थी, ट्राइबल अपराइजिंग्स, सिविल अपराइजिंग्स, वो सब मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 19th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये पूरा चार्ट जो है वो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए था। तो अगर मैंने अब इस चार्ट को पढ़ लिया तो इसके बाद मुझे कोई भी और रिवीजन मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक पार्ट के लिए। अब मुझे ना स्पेक्ट्रम की बुक उठाकर देखना है वापस और ना कोई और रिवीजन मटेरियल को देखना है। यही चार्ट जो है वो प्री और मेंस दोनों के लिए मेरा मटेरियल है। मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो प्री की डिटेल्स लिए हुए हो, मतलब उसके लिए जो फैक्चुअल माइन्यूट डिटेल्स लगती हैं वो सारी भी अपेंडेड हों। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ऐसी डिटेल लिख रहे हैं जो हमें पता है कि प्री में नहीं पूछी जाएगी फिर भी लिख रहे हैं। प्री के हिसाब से जैसे हिस्ट्री में अगर कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई इंपॉर्टेंट जगह का नाम है, वो सारी डिटेल्स भी इस चार्ट में मिलेंगी। और उसके अलावा मेंस के परस्पेक्टिव से अगर कुछ हमको दिख रहा है, फॉर इंस्टेंस मॉडरेट्स ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक के लिए, जो कॉलोनियलिज्म का इकोनॉमिक क्रिटिक था वो उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, तो उसके बारे में भी 4-5 पॉइंट्स मुझे इस चार्ट में मिल जाएंगे। तो प्री और मींस दोनों के लिए ये कंसोलिडेटेड मटेरियल था मेरा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी का जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें न सिर्फ मटेरियल था लिखा हुआ बल्कि उसमें डायग्राम्स भी बनाए थे मैंने छोटे से। जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी में कई जगह आपको ऐसे डायग्राम्स बने हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला डायग्राम बना हुआ है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के लिए, ये वाला डायग्राम बना हुआ है सैंड ड्यून्स के लिए कि किस कैसे अलग अलग प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं, ये साइक्लोन के लिए डायग्राम बना हुआ है। तो ये सारे डायग्राम्स, ये जैसे प्लानिटरी विंड बेल्ट्स, ये सारे डायग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं, न सिर्फ इसलिए कि कभी अगर मेंस में ज्योग्राफी का आंसर आया तो आप इन डायग्राम्स को रिपीट कर सकते हैं, बल्कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं हमें कि अगर इसके आसपास का जो टेक्स्ट है जो हमने लिख के रखा है वो हमारे दिमाग में नहीं भी रहा तो ये पिक्चर्स जो हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगी और ये हमको आंसर्स रिकॉल करने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी यूज़फुल होगा। यहाँ पे मैंने वर्ल्ड की क्लाइमेट टाइप्स जो है उसका टेबल भी बनाया हुआ है, तो इस टेबल से भी हमको एक बार में रिकलेक्ट करने में आसानी होती है कि क्या कौन से एरिया में, वर्ल्ड के कौन से एरिया में किस प्रकार का क्लाइमेट टाइप चल रहा है। तो ये मेरा ज्योग्राफी का चार्ट था। और इसके अलावा मैंने एनसीईआरटीज़ जो हैं, जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटीज़ कई सारी ऐसी होती हैं जो चार्ट के एक थोड़े से हिस्से में ही ख़त्म हो जाती हैं, तो वो मैंने इस चार्ट में देखा कि यहाँ पे
जो 11th की पॉलिटिकल थियरी की बुक थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे लिबर्टी के लिए इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे मेरी ये जो 11th की पॉलिटिकल थियरी की बुक थी वो सिर्फ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक उसके नोट्स बन चुके थे। यहाँ पे फिर मैंने इकोनॉमिक्स के नोट बनाने शुरू कर दिए, तो 11th की इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमी पे नोट्स थे, 12th की जो इंडियन इकोनॉमी पे नोट्स थे वो सारे मेरे यहाँ तक बन गए। फिर इसमें ज्योग्राफी भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हिस्ट्री भी आ गया। तो एनसीईआरटीज़ की काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो एक ही चार्ट में कवर हो सकती हैं। तो इस प्रकार चार्ट बना बना के जो है मैंने अपना 2 रिवीजन कर लिए। कैसे? जब मैं एक बार उन किताबों को पढ़ रहा था कि अच्छा इसमें ये वाले कीवर्ड्स हैं, इसमें ये वाली कीवर्ड्स हैं, ऐसे पैरावाइज जब मैं पढ़ रहा था वो मेरा एक रिवीजन हो गया जो बुक्स के थ्रू हुआ। और दूसरा रिवीजन मेरा तब हुआ जब मैंने उन कीवर्ड्स को लिख लिया। तो उस लिखने से दूसरा रिवीजन तो हुआ ही, साथ ही साथ वो बेटर रिटेन भी होगा मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने उसे अपनी हैंडराइटिंग में अपने हाथों से इन चार्ट्स पे लिखा है। और इन चार्ट्स को जो है मैं बना के अपने पूरे कमरे की जो दीवारें थी उन पे मैंने चिपका दिया था, ताकि आते जाते पढ़ते हर टाइम पे उनका मतलब उनको मैं देख सकूं और उनसे रिवीजन मेरा वैसे भी होता रहे। और अलग से जब रिवीजन करने का टाइम एलोकेट किया है तब तो फिर रिवीजन करना ही है। तो इस प्रकार से ये मेरा एक रिसोर्स मटेरियल बन गया था जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। इन चार्ट्स का बेसिक फंडा ये है कि आपको पूरा जो क्लटर है, जो इधर उधर की लैंग्वेज है, इधर उधर की बातें हैं जो काम की नहीं है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कम करना, लेकिन इंफॉर्मेशन को रिटेन करना जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। जितना भी मटेरियल इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको रिटेन करना, लेकिन बाकी का क्लटर हटा देना, ये इनका मेन मोटिव है। ये वाला जो चार्ट है मैंने अपने मैथ्स का जो जैसा मेरा ऑप्शनल था तो उसके जितने भी फॉर्मूले रहते हैं जो किसी चैप्टर में नहीं है, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बार बार रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये किसी चैप्टर में अलग से नहीं आएंगे, लेकिन हर चैप्टर में जो है कोई ना कोई सवाल ऐसा रहेगा जिसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो उनके लिए मैंने ये कंसोलिडेटेड चार्ट बना लिया था जहाँ पर एक जगह मुझे सारी आइडेंटिटीज़ मिल जाएँ और उनके थ्रू मैं उसको रिवाइज कर सकूं। तो ये सारे चार्ट्स बनाने में एक बार की मेहनत ज़रूर लगी मुझे, 1.5 महीने की, 1.25 महीने की, लेकिन उसके बाद ये चार्ट्स जो है अब मेरे पास एक इनवैल्यूएबल एसेट क्रिएट हो गई थी अपने फ्यूचर रिविजन्स के लिए। मतलब जो मैंने 2 रिविजन किए इनको बनाते टाइम वो तो थे ही, लेकिन उसके बाद जब ये मेरे कमरे की दीवारों पर थे तो फ्यूचर रिविजन्स के लिए ये मेरे लिए एक एसेट बन गए थे जिनको मैं हमेशा रेफ़र कर सकता था अपने रिविजन के लिए, या आते जाते भी जब भी मेरी कोई नज़र पड़े इन पे तो मैं उनको एक बार अच्छे से देख सकता था। तो ये जो था मेरा चार्ट के लिए था। इसके अलावा जो एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट था उसके लिए मैंने, तब मुझे ये चार्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी पता नहीं थी, तो उसके लिए मैंने 70 पेजेस की जो A4 शीट आती है उस पे ही नोट्स बनाए हुए थे और उसी को मैं बार बार रिवाइज करता था। तो एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री जो थी उसके नोट्स अलग थे मेरे पास, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही चार्ट्स में मेरे पास बनी बनाई रखी हुई थी और मेरे कमरे की दीवारों पर चिपकी हुई थी, जिससे ही मैंने रिवीजन किया है प्रीलिम्स के टाइम भी और मेंस के टाइम पर भी। इसके अलावा आती है डायनामिक पार्ट में, करंट अफेयर्स वाले पार्ट में रिवीजन की बात, तो उसमें मिस्टर विक्रम ग्रेवाल की जो स्ट्रैटेजी थी 2018 में उन्होंने क्लियर किया था, तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो डेट वाइज जो उस दिन के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहते थे 2-3 उनको वो उतार लेते थे, लेकिन इसकी जगह मैंने थोड़ा सा ट्वीक करते हुए उसको डेट वाइज की जगह टॉपिक वाइज उतारना शुरू कर दिया। टॉपिक्स कौन से? जो हमारे जीएस के सिलेबस में दिए हुए हैं, मेंस के सिलेबस में, तो उसमें GS 2 में या GS 3 में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं जिन पे कोई ना कोई करंट अफेयर की न्यूज़ आती रहती है हमेशा, तो उनको उस टॉपिक के अंडर में लिख लिया कि आज पार्लियामेंट में ये सेशन शुरू हुआ, इसमें पार्लियामेंट में किसी मिनिस्टर ने ये रिप्लाई दिया या ये वाला स्टैट प्रेजेंट किया गया इस मिनिस्ट्री द्वारा। तो वो सारी चीज़ें आप उनको टॉपिक वाइज हेड्स में लिख सकते हैं, तो उससे वो आपके फ्यूचर रिवीजन का मटेरियल बन जाएगा। लेकिन स्टैटिक पार्ट के रिवीजन के लिए ये जो चार्ट्स थे ये ही मेरी एकमात्र एसेट थी, जो आई थिंक कई लोग ऐसे चार्ट वाइज रिवीजन नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार आप इस वाली मेथड को भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इस मेथड ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है कई मायनों में। जैसे कि ये क्विकर रिवीजन करवाते हैं, आपको बार बार पन्ने पलटने में जो समय लगेगा, भले ही वो किताब के हों या A4 शीट के, उस इतने सारे समय को कम करके ये चार्ट्स आपको एक जगह कंसोलिडेटेड मटेरियल देते हैं। सेकेंडली, ये बेटर रिवीजन इसलिए करवाते हैं क्योंकि एक चार्ट पे जब आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको कई बार ये भी याद हो जाता है कि अरे ये इन्फॉर्मेशन इस चार्ट के कोने में लिखी थी या इस चार्ट की शुरुआत में लिखी थी, तो उस तरह से भी कई बार रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है।
इसके अलावा जो डायग्राम्स बनाए हैं हमने और जो राइटिंग वर्क किया है वो भी हमारे अंदर बेटर रिटेंशन का एक माध्यम हो सकता है। तो ये सारी वजहों से मैंने ये चार्ट वाली मेथड को अपनाया और ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही। तो आई थिंक आप लोग भी अगर चाहें तो एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर यू तो आप अपनी मेथड को कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो ये थी मेरी स्टैटिक पोर्शंस के लिए रिवीजन की स्ट्रैटेजी। अब हम आएंगे वेयर टू लिमिट करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। कई लोगों का ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो एंडलेस है, लिमिटलेस है, तो उसमें कहाँ पर रुकें, कहाँ पर जाके हमको स्टॉप कर देना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि अपने सोर्सेज को तो सबसे पहले लिमिट कर दीजिए। सारे ही टॉपर्स ये बात कहते हैं कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। जान लीजिए कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी कोचिंग मटेरियल्स आपको सूट कर रहे हैं और एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मटेरियल्स को चुनिए और उनको रिलीजियसली रेगुलरली फॉलो कीजिए। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो भी मटेरियल करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो रहा है वो आपको कंसोलिडेटेड वे में मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कई बार लोग बस रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं कि हमको आज ये नया हुआ उस पर 17 आर्टिकल्स पढ़ लिए, कल ये नया हुआ उस पर 20 आर्टिकल्स पढ़ लिए। तो इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको आप पढ़ें और एक बार खुद एनालाइज करके देखें। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा इस कोचिंग का एनालिसिस करके देखते हैं, जो एनालिसिस वो लोग डालते हैं उसको पढ़ के देखते हैं, या उधर वाली वेबसाइट पर जो एक एनालिसिस डाला है उसको पढ़ के देखते हैं। तो वो सब भी आप बेशक पढ़ें, अगर आपके पास समय है और आपके पास इच्छा है वो सब पढ़ने की तो आप ज़रूर करें। लेकिन एक बार खुद सबसे पहले उस न्यूज़ को एनालाइज करके देख लें कि क्या हमको समझ में आ पा रहा है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है न्यूज़ का और करंट अफेयर्स को कैसे अपने अंदर अब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो सारी एक्सरसाइज अगर आपकी क्लियरली हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको न्यूज़ को एनालाइज करने में और आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो सिर्फ रिसोर्सेज के पीछे ना भागें कि यहाँ से भी मिल रहा है तो ले लो, वहाँ से भी मिल रहा है तो ले लो। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें और उसके बाद अपने नोट्स को, अपने सोर्सेज को केयरफुली चुनकर फिर उनको रेगुलरली फॉलो करें। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरा जो ऑप्शनल था मैथमेटिक्स वो इतना टाइम ले लेता था कि मुझे ना चाहते हुए भी अगर मैं चाह भी रहा होता कि मैं ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो कर पाऊँ तो मैं नहीं कर पाता था। मतलब टाइम बहुत कम बचता था जीएस के लिए, तो इसीलिए मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। मैं जो है करंट अफेयर्स जो डेली आते हैं उसके लिए न्यूज़पेपर को फॉलो करता था और 2 वेबसाइट्स पे जो करंट अफेयर्स चलते हैं उनको फॉलो करता था। इसके अलावा मंथली मैगजीन जो है वो मैंने लगा रखी थी एक, तो उसको मैं पढ़ता था। इसके अलावा मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता था। अगर आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं कि नहीं उसके लिए भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है कि नहीं उसके लिए भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। और आपको दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या वेबसाइट्स का न्यूज़ एनालिसिस जो वो बना के दे रहे हैं वो उसे देखना या पढ़ना है या नहीं उसके लिए भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनली मैंने तो ये चीज़ें नहीं की क्योंकि मेरे पास इनका टाइम भी नहीं था और विलिंगनेस भी नहीं थी। तो इसीलिए मैंने अपने सोर्सेज को स्ट्रीमलाइंड रखा। कोई अगर एनालिसिस का ऐसा पॉइंट है कि जिसको एनालाइज किया जाना चाहिए तो वो मैंने बेहतर समझा कि मैं खुद उस पॉइंट को एनालाइज करूँ रादर दैन गोइंग फॉर मटीरियल्स फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने खुद ही उसको एनालाइज किया और एक पॉइंट के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में बस कुछ एक जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं या फैक्ट्स होते हैं या कोई रिपोर्ट्स आती हैं इंस्टीट्यूशंस की वही इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके अलावा कोई भी मटेरियल इतना बहुत ज़्यादा आपको नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे देगा जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है। कई बार एडिटोरियल्स भी लंबे लंबे आते हैं तो लोग उन पर भी एनालिसिस पढ़ने लगते हैं। तो हो सकता है कि एडिटोरियल में अच्छे पॉइंट्स हों लेकिन उसको इतनी डीप में पढ़ना कि आपका 3-4 घंटे एडिटोरियल के एनालिसिस में लग जाए, दिस मे बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और मेरे ख्याल से 1 साल का जो पिछले, जैसे अगर इस बार जून में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है तो पिछले मई या जून से आप उसके जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो आप उसको रेफर कर लीजिए, दैट शुड बी इनफ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दे आर गोइंग अवे फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड मूविंग टू कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की अब 2022 में हो सकता है वो 2019 या 20 का भी सवाल पूछ लें जो उस टाइम पे हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 2022 का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो पिछले 1 साल की जो भी न्यूज़ है वो सिर्फ 2021 और 22 से ही रिलेटेड होगी। उसमें पिछले सालों की भी कोई पॉलिसीज़, कोई स्कीम्स के नाम आए होंगे और अगर आपको उनके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए कि कौन सी स्कीम थी। अगर आपको नहीं पता है कि स्वच्छ भारत अभियान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप उनको इंटरनेट पर जाके रेफ़र कर लीजिए। वो पिछले सालों में हुई थी लेकिन उनका इम्पैक्ट और उनका जो
वर्क है वो आज भी चल रहा है, तो उसको रेफ़र करने के लिए आप पीछे इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1 साल का जो करंट अफेयर्स मटेरियल है वो काफ़ी हो जाना चाहिए। अगर आप मंथली मैगजीन्स वगैरह और डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो 1 साल का करंट अफेयर्स मटेरियल जो है वो काफ़ी हो जाता है। और हमेशा अपने सोर्सेज को जो है वो लिमिटेड रखें, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जहाँ तक बात है तो उसमें मैं कहूँगा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या आपको लगे तो आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पीआईबी वगैरह पे जो आते हैं डॉक्यूमेंट्स उनको आप रेफ़र कर लीजिए या उनका एनालिसिस पढ़ लीजिए, तो उतना भी काफ़ी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं बजट में, या गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया है इकोनॉमिक सर्वे उसमें उसकी क्या फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको आप पता कर लीजिए, जिस भी सोर्स से पता चल रहा है तो आपके करंट अफेयर्स वहाँ से रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसमें इतनी डीप में जाना कि हम अपना पूरा टाइम करंट अफेयर्स में लगा रहे हैं, ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो ये हो गई करंट अफेयर्स वाली बात। अब थर्डली मैं बात करूँगा आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं मैथमेटिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो इस वजह से मेरा लिखने में, जो जैसे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो लोग रहते हैं उनके लिखने की काफ़ी प्रैक्टिस रहती है। लेकिन मेरा 11th-12th में भी मैथमेटिक्स था और ग्रेजुएशन भी मेरा मैथमेटिक्स से था, तो इस वजह से मेरी लिखने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। कई सारी चीज़ें जो हैं सिंबल्स में हो जाती हैं, तो इसलिए उतना लिखने की आदत नहीं थी। प्लस मेरी राइटिंग भी बहुत स्लो थी, मतलब मैं बहुत धीरे लिखता था, तो पेपर कंप्लीट करना भी मेरे लिए एक मेजर इशू था। तो इस वजह से मैं उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ जिनको पेपर कंप्लीट करने में या अच्छे तेज़ी से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जब मैंने तैयारी शुरू की 1 सितंबर 2020 को, उसी दिन से मैंने हाफ एन आवर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। मतलब मैंने ये वेट नहीं किया कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँ। मैंने सोचा कि अगर मुझे आंसर राइटिंग करनी ही है तो उसके लिए मैं बिल्कुल वेट नहीं करूँगा, क्योंकि दैट बिकम्स प्रोक्रास्टिनेशन। आज मैं बोलूँगा कि मैं कल से करता हूँ, कल मैं बोलूँगा अगले हफ्ते से करता हूँ, अगले हफ्ते में बोलूँगा अगले महीने से करता हूँ, तो ये प्रोसेस बस डिले पे डिले होती जाएगी और कभी आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो मैंने डे 1 से जब मैंने तैयारी शुरू की, उसी दिन से मैंने क्वेश्चंस पे आंसर लिखना शुरू कर दिए। भले ही मैं रोज़ आधे घंटा दूंगा आंसर राइटिंग को, लेकिन मैं उस पर डेडिकेटेड टाइम ज़रूर दूंगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले इनसाइट्स ऑन इंडिया और आईएएस बाबा पे जो डेली क्वेश्चंस वो लोग मेंस के डालते हैं उसको रेफ़र किया, क्योंकि वो उसी दिन के हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल्स आए हैं उस पे वो मेंस के सवाल बना के देते हैं। तो भले ही आपने एनसीईआरटीज़ या दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आपने उस दिन का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उससे आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई कि क्यों ना पहले ही दिन से ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली उस दिन के न्यूज़पेपर से आ रहे हैं उनको आंसर किया जाए। और आंसर कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए मैं इंटरनेट पे जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ डली रहती हैं उनको रेफ़र करता था कि पॉइंट वाइज आंसर लिखे जाने चाहिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए जाने चाहिए, किस तरह से इंट्रोडक्शन होता है, किस तरह से कंक्लूजन होता है, उन सब के लिए मैं उनकी टॉपर्स की कॉपीज़ देखता था। और लिखना जो है वो मैंने पहले दिन से आंसर्स शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले प्रैक्टिस मैंने शुरू की। और दूसरी बात, चूँकि मेरी राइटिंग काफ़ी स्लो थी तो इसके लिए मैं ये भी करता था कि काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो मैं फ्लो चार्ट्स के थ्रू दिखाता था, तो प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी लगती है, उसमें स्पेस भी कवर हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता उतना अपने पॉइंट्स को बताने के लिए। आप बिल्कुल क्रिस्पली अपने पॉइंट्स को प्रेजेंटेबल मैनर में अपनी आंसर शीट में डाल सकते हैं, तो चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है चेक करने में और हमें भी कम टाइम में अपने सारे पॉइंट्स को बताने का मौका मिल जाता है। तो फ्लो चार्ट्स का मैंने ऑलमोस्ट हर आंसर में यूज़ किया था। अगेन क्योंकि मेरे लिए आंसर राइटिंग डिफ़िकल्ट थी और पेपर को कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने हर आंसर में फ्लो चार्ट्स वाला मैकेनिज्म यूज़ किया। कई लोग पैराग्राफ्स में भी लिखते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग तेज़ है तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ते जाए तो आप और भी दूसरे सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के लिए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए या प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं। अगर आप इस साल की टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और उनके मॉडल आंसर्स बना सकते हैं, या उनके मॉडल आंसर्स अगर इंटरनेट पर आपको मिल रहे हैं तो वो देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हम जो आंसर्स लिख रहे हैं और जो आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं उनमें कितना डिफरेंस है, क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टेबल पर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। तो ये आपको एक एनालिसिस करने का मौका मिलता है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस था वो भी थोड़ा स्पेसिफिक था, जो मैंने बार बार प्रैक्टिस करके एक्वायर किया था। और वो कुछ ऐसा था कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन 9 और 10 कर लेता था, जो कि 10 मार्कर्स थे। उससे मैं अपना राइटिंग का रिदम बना लेता था, अपने थॉट्स का रिदम बना लेता था। उसके बाद मैं क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक करता था,
क्योंकि वो उस पेपर का कोर होता था। जितने भी 15 मार्कर्स हैं वो पेपर का कोर होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स रखे हुए होते हैं। तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता था, अपने हाथों को और अपने दिमाग को वार्म अप करने के बाद पूरा कोर जो है वो 11 से 20 में देता था मैं अपना टाइम। उसके बाद जो है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक का जो पार्ट है वो मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता था, क्योंकि इस तरीके से अटेम्प्ट करने पे आपके सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 या 2 जिससे आपका पेपर ओपन होने वाला है, क्वेश्चन 10 और 20 जिसमें पोटेंशियली एग्जामिनर ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने छोड़ा होगा या ये आंसर्स इनके लास्ट अटेम्प्ट हुए होंगे तो यहाँ पे इन्होंने टाइम क्रंच फेस किया होगा, वो आप सारे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन 7-8 में जो है आप थोड़ा फटाफट से रश थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें आपको इतना एग्जामिनर को ये दिखाने का मौका नहीं रहेगा कि हमारे ये आंसर्स जो हैं कम टाइम में किए गए हैं। तो इस तरह से मैं अपने आंसर्स को सैंडविच करता था कि बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ये कभी ना सामने आए कि इस व्यक्ति के पास टाइम क्रंच था। और अगर आपके पास टाइम क्रंच रहे ही नहीं, आप आराम से अगर लिख पा रहे हैं सारे आंसर्स, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जो सीक्वेंस था वो ये था कि क्वेश्चन 9-10, फिर 11 से 20 और फिर 1 से 8, तो इस सीक्वेंस में मैं अटेम्प्ट करता था। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि रेगुलरली आप जो है टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ जो हैं वो देखते रहें। मैंने पर्सनली मिस्टर अक्षत जैन की और मिस विशाली सिंह की जो है आंसर कॉपीज़ काफ़ी रेफ़र की थी, और एथिक्स में जो है मिस विशाखा यादव की भी आंसर कॉपीज़ मैंने काफ़ी रेफ़र की थी। और इनको आंसर राइटिंग के दौरान मतलब हर 10-15 दिन में, 20 दिन में मैं देखता रहता था कि क्या उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या उन्होंने अपना कुछ यूनिक मैटर डाला है वहाँ पे। तो उससे भी मुझे अपने आंसर्स को एनरिच करने में, अपने आंसर्स को बेटर स्ट्रक्चर करने में काफ़ी मदद मिलती थी। ये मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहता था, टॉपर्स की आंसर शीट्स को देखना। और इसके अलावा अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ लेके किसी से इवैल्यूएट करवा पाएंगे, किसी एक्सपर्ट से अपने मेंस के आंसर्स चेक करवा पाएंगे, तो उससे आपको और इनपुट्स मिल जाएंगे कि किस तरह से आंसर लिखे जाने चाहिए, या कहीं कोई कमी हो रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। इसके अलावा बस आंसर राइटिंग में बेसिक यही है कि आप क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसको एड्रेस कर दें अपनी बॉडी में, और जो भी उनका कमांड वर्ड है, सपोज इलूसिडेट है या इलस्ट्रेट है या कमेंट है या डिस्कस है, उसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को, उस डिमांड को भी एड्रेस करें कि उन्होंने क्या पूछा है, कॉजेज़ पूछे हैं या इम्पैक्ट पूछा है, जो भी पूछा है वो, और उसके बाद जो उन्होंने कमांड वर्ड दिया है कि डिस्कस करना है या इलस्ट्रेट करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर पाएंगे और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच DKT फॉर हैविंग मी।